जय हिंद साथियों। आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में सभी साथियों का स्वागत है। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए, हम लोगों ने जाना था प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने समझा था कि यूरोपियों के आगमन की बात की थी, जहां पर हमने पुर्तगालियों की बात की थी। हमारे देश में पुर्तगाली आए, उन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो स्थापित की उसकी बात हुई थी। और साथ ही हम लोगों ने जाना था कि डच हमारे देश में आए और साथ ही अंग्रेजों की बात हुई थी और डेनिस और आपका लास्ट में जो फ्रांसीसी भारत में आए। तो इन सब लोगों के आगमन की बात हुई, उनकी कंपनियां कैसे भारत में स्टेब्लिश हुई और अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कैसे आधिपत्य जमाया। आइए उसी में हम लोग जानते हैं कि भारत में अन्य राज्यों के उदयों की बात करते हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर काफी बीच में दखल अंदाजी करेंगे अपनी भारतीय राजाओं के साथ। तो कई सारे जो राज थे उनमें कई राज्यों का उदय, जैसे बंगाल राज्य की हम बात करते हैं तो स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक उस समय कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। आपको याद रखना है, बंगाल का एक स्वतंत्र शासक था जिसका नाम क्या था? मुर्शीद कुली खां। इसका कोई पुत्र नहीं था, देखिए। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो राजधानी थी ढाका, और इसने अपनी राजधानी को ढाका से स्थानांतरित किया मुर्शिदाबाद। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा वह शासक है बंगाल राज्य का जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कौन? मुर्शीद कुली खां। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया था, इसने जमींदारी और इजारेदारी प्रथा को इसने सही ढंग से लागू किया था। कहने का मतलब, इसने भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने जमींदारी प्रथा और इजारेदारी प्रथा को लागू किया। किसने? तो मुर्शीद कुली खां ने। और इसे कुलीन वर्ग का, मतलब कह सकते हैं बंगाल में कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। ये भी बात याद रखना है। वह बंगाल का कौन सा शासक था जिसको कुलीन वर्ग का क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। तो ये हमारे थे मुर्शीद कुली खां। इसका कोई पुत्र ना होने के कारण इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था किसको? तो आपको याद रखना है यहाँ पर सुजाउद्दीन, यहाँ पर जो सुजाउद्दीन है इसे अपना इसने दामाद जो था इसको इसने उत्तराधिकार, मतलब कह सकते हैं उत्तराधिकारी बनाया। तो मुर्शीद कुली खां का जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन है? सुजाउद्दीन। आपको याद रखना है सुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खां के बाद बनने वाला अगला शासक बंगाल का था। तो आइए आगे देखते हैं। और इसके बाद जो शासक और सत्ता जो संभालेगा, सरफराज खां, और उपाधि इसने आमुद्दौला हैदर जंग की इसने धारण की थी। सरफराज खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपको याद रखना है, ये बंगाल का शासक था और इसे ग्रिया नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके बारे में बस इतना ही प्रश्न बनता है, वह कौन सा बंगाल का शासक है जिसकी हत्या ग्रिया नामक जगह पर होती है? तो आपको याद रखना है ये नाम बहुत ही अच्छे से, सरफराज खां। ठीक। इसके बाद जो अगली सत्ता स्थानांतरित होती है, अलीवर्दी खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां। यानी सरफराज खां के बाद बंगाल का स्वतंत्र शासक जो बनता है वो होता है अलीवर्दी खां। 1740 में बंगाल का ये नवाब बना। आपको याद रखना, अलीवर्दी खां जो था वो 1740 में अपनी सत्ता जो स्टेब्लिश करता है कहाँ? तो बंगाल में। अब इसी व्यक्ति ने, देखिए बहुत ही दमदार व्यक्ति था अलीवर्दी खां, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। वह कौन सा शासक है जिसने, वो बंगाल का कौन सा शासक है जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की? तो आपको याद रखना है अलीवर्दी खां ने की थी। किसने? अलीवर्दी खां ने। आइए बात करते हैं 1740 में सत्ता संभाली थी। इसने ये क्या कहा था? कभी कभी ये पूरा सेंटेंस या कथन ही पूछा जाता है। इसने कहा था अंग्रेजों के बारे में, कहा था यदि इन्हें छेड़े नहीं तो हमें शहद देंगी। अंग्रेजों के लिए इसने एक शब्द लाइन कही, यदि हम इनको छेड़े नहीं तो ये क्या देंगी? हमें शहद, और नहीं तो हमें डंक मार मार के मार डालेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में सीधी लाइन बनी है। तो ये किस शासक ने कहा था? बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों के लिए कहा था? तो आपको याद रखना, अलीवर्दी खां ने कहा था यदि हम इन्हें छेड़े नहीं तो ये हमें शहद देंगी, नहीं वरना ये क्या करेंगी? डंक मार मार कर ये मार ही डालेंगी। इनका भी कोई लड़का नहीं था, याद रखना, इसका कोई पुत्र नहीं था। इस तरह ये अपने भांजे कह सकते हैं, ये अपने लड़के की पुत्र को क्या बनाता है? शासक बनाता है, सिराजुद्दौला। ये नाम काफी सुना होगा। सिराजुद्दौला के नाना का क्या नाम है? आपको याद रखना, अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां नाना थे किसके? सिराजुद्दौला का। ये नाम बड़े अच्छे से आप जानते हो। सिराजुद्दौला आप जानते हो लीड रोड में जो लीड रोल है इनका, काफी मतलब सत्ता में काफी हद तक अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े हैं। और सिराजुद्दौला का नाम कौन नहीं जानता है, क्योंकि आगे बहुत सारी कहानियों में इनका नाम जुड़ेगा। अंग्रेजों ने कलकत्ता में फ्रांसीसियों ने देखो, अंग्रेजों ने कलकत्ता में व फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किलेबंदी की।
देखो अंग्रेजों ने अपने किलेबंदी कहाँ की थी, सर्वप्रथम तो आपको फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, आपको पता है, वहां किलेबंदी की थी। और साथ ही फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में क्या की, किलेबंदी की। इस बात से काफी सिराजुद्दौला को दिक्कत या समस्या हुई। उसे लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज हमारे राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये बड़ी योजना बना रहे हैं। इसलिए सिराजुद्दौला बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। इसने अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, जिसका विरोध किसने किया था, सिराजुद्दौला ने। इन दोनों बातों का विरोध किसने किया था, तो अंग्रेजों ने जो कलकत्ता में जो आपकी किलेबंदी की और फ्रांसीसियों ने कहा जो चंदनगर में किलेबंदी की, इस बात का विरोध किसने किया था, तो सिराजुद्दौला ने किया था। ये घटना आपको याद रखनी है। 4 जून 1756 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 4 जून 1756 को इसने कलकत्ता पर आक्रमण किया, किसने, सिराजुद्दौला ने, और फोर्ट विलियम कॉलेज पर कब्जा कर लिया। आपको याद रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज पर किसने कब्जा किया था, तो सिराजुद्दौला ने किया था। कब किया था, 4 जून 1756 को। 4 जून 1756 को किसने कब्जा किया, तो आपको याद रखना है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम कॉलेज को अपना अड्डा बनाया। और यहाँ के जो गवर्नर थे, जो आपके गवर्नर ड्रेक और मिंचन, मतलब उसका सेनापति मिंचन, जो अंग्रेज यहाँ पर थे फोर्ट विलियम कॉलेज पर, तो गवर्नर ड्रेक और मिंचन को शरण लेनी पड़ी। कहाँ, ये भागकर फुल्टा द्वीप गए और बंगाल में फुल्टा द्वीप पर इन्होंने शरण ली। तो आपको याद रखना है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम कॉलेज पर कब्जा किया था। और वहां से कौन भागा था, तो गवर्नर ड्रेक और मिंचन भागे थे। और इन्होंने शरण कहाँ ली थी, तो ये भी याद रखना है, फुल्टा द्वीप बंगाल में इन्होंने शरण ली थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देखो 20 जून आते आते 20 जून 1756, अभी 4 जून 1756 को बात की, तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कब्जा किया सिराजुद्दौला ने। इसके बाद देखो ब्लैक होल घटना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक होल घटना कब हुई, 20 जून 1756 को, जिसमें 146 अंग्रेजों को क्या करते हैं, सिराजुद्दौला एक बंद कमरे में बंद कर देते हैं, जिसमें सभी लोग दम घुटने के कारण मर जाते हैं। केवल 23 अंग्रेज यहाँ पर बचते हैं। तो आपको याद रखना है 4 जून 1756 ब्लैक होल घटना किससे संबंधित है, तो सिराजुद्दौला से संबंधित है, जिसमें 146 अंग्रेजों को इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें मात्र 23 अंग्रेज कुल जिंदा बचे थे। और इस घटना का देखने वाला कौन था, तो हॉलवेल। कभी कभी यही पूछा जाता है ब्लैक होल घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, तो आपको याद रखना है हॉलवेल। कौन नाम है, आपको नाम याद रखना है, हॉलवेल क्या थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। कौन, तो इसी ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 को घटित होती है। ये याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज पर 4 जून 1756 को कब्जा करता है कौन, तो सिराजुद्दौला। ये भी याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज पर। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना आयरकूट था, प्रथम अध्यक्ष था, आपको याद है। और ये जो आपका जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, अंग्रेजों ने क्यों बनाया था, तो आपको याद रखना इसलिए बनाया था ताकि वो अपने सेना को यहाँ पर क्या कर दे सकें, ट्रेनिंग और सुसंगठित ढंग से युद्ध प्रणाली में निपुण कर सकें। तो ये इनकी चाल थी अंग्रेजों की एक तरह से। और देखो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि, याद रखना अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी, तो याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। 9 फरवरी 1757 को, याद रखना है 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। किससे होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला से। ब्लैक होल घटना होती है, उसके बाद संधि। फिर कहते हैं अंग्रेज भैया आप दोस्त बन जाइए, किससे कहते हैं, तो ये बात तो हम जानते हैं, सिराजुद्दौला से कहते हैं। तो सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि जो इनकी होती है 9 फरवरी 1757 को, और यहाँ पे ये बात मान लेते हैं अंग्रेजों की, रॉबर्ट क्लाइव की, सिराजुद्दौला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जून 1757 बहुत ही प्रमुख युद्ध है, आपको याद रखना है, ये बहुत बड़ी घटना है। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, एक तरह से अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सोची समझा यह युद्ध था, जिसमें आप जानते हो किसकी हार होती है, तो यहाँ पे सिराजुद्दौला मारा जाता है। क्यों, क्योंकि मीर जाफर यहाँ पर ये भाग जाता है युद्ध क्षेत्र से। मीर जाफर इसका सेनापति होता है सिराजुद्दौला का, और बीच युद्ध से भाग जाता है। इसीलिए 23 जून 1757 को जो आपका प्लासी का युद्ध होता है, इसमें मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला की हार होती है। आप यहाँ पर जानिए, इसका जो पुत्र होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीर बदान किसका पुत्र होता है, सिराजुद्दौला का पुत्र होता है, और ये मारा जाता है युद्ध के दौरान, इसी प्लासी के युद्ध में मारा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मीर जाफर भाग जाता है इस युद्ध से, तो मीर मदान इसका पुत्र किसका, सिराजुद्दौला का, मारा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नवाब सिराजुद्दौला जो होते हैं ये मुर्शिदाबाद में जाकर शरण लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनके साथ गद्दारी होती है। मीर जाफर का जो पुत्र होता है मीरन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मीर जाफर का पुत्र होता है मीरन, जो मोहम्मद बेग की सहायता से हत्या करवा देता है किसकी, सिराजुद्दौला की। ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना, मोहम्मद बेग की सहायता से
नवाब की ये हत्या करवा देता है, ये याद रखना। तो आपको ये पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ तो याद रखना 23 जून 1757, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। किसके मध्य हुआ था तो सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था युद्ध। लेकिन यहाँ पर गद्दारी किसने की, उसके स्वयं के सेनापति किसने, मीर जाफर ने। और इसी युद्ध में कौन मारा जाता है तो यहाँ पर उसका पुत्र मीर मदान मारा जाता है सिराजुद्दौला का। और एक इंपॉर्टेंट बात, मुर्शिदाबाद में शरण कौन लेता है तो आपको याद रखना है सिराजुद्दौला। और मोहम्मद बेग की सहायता से मीरन इसकी हत्या करवा देता है। मीरन कौन है तो आपको याद रखना है ये मीर जाफर का क्या होता है तो ये पुत्र होता है। चलिए ये बात तो आप समझ गए बहुत अच्छे से। इस युद्ध में अंग्रेजों ने षड्यंत्र और कूटनीति से ये युद्ध जीता था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने कैसे जीता, अगर बात पूछी जाए तो ये एक षड्यंत्र और राजनीति का एक बड़ा मतलब कह सकते हैं मिला जुला रूप था इस युद्ध को जीतने में। क्योंकि मीर जाफर गद्दारी करता है किसके साथ, सिराजुद्दौला। कभी भी अंग्रेज हमारे यहाँ स्टेब्लिश नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों ने पीछे से छुरा भोंका है। तो यही तो बात है इंपॉर्टेंट, तभी तो हम लोग बाहुबली में बात करते हैं कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा। तो ये प्रश्न चिन्ह है, बात समझ रहे हो, इस बात को समझते रहिए आप कि लोग धोखा देते हैं, राजनीति कर देते हैं, कूटनीति षड्यंत्र रच देते हैं और अच्छे लोग हमेशा इसी तरह से हार जाते हैं। हमारा भारतीय इतिहास कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि हम किसी विदेशी शक्ति के आगे कमजोर साबित हुए हों, लेकिन हमारे ही लोग हमारी लगाने पर ठोकने पर, जानते हो आप। तो इस तरह से हम लोग, अंग्रेजों ने पहली बार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की। इसी के बाद क्या मीर जाफर को शासन सत्ता प्राप्त होती है, क्योंकि आप जानते हो सिराजुद्दौला के बाद सत्ता किसको प्राप्त होती है, मीर जाफर को। ठीक, मीर जाफर के समय ही अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की। ये भी याद रखना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे नदिया जिले के पास, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था तो आपको, किस जिले में हुआ था तो आपको याद रखना है नदिया जिले और भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध प्लासी का हुआ था। तो आप बात समझ गए, नदिया जिले के पास में हुआ था। नदी कौन सी थी तो भागीरथी, कभी कभी नदी पूछ लेता है एग्जाम में। और मीर जाफर जब सत्ता संभालता है तो इसी के समय अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू करते हैं, है ना। बात समझ, बांटो और राज्य करो की नीति कब लागू होती तो मीर जाफर के समय। किसके समय, मीर जाफर के समय। अंग्रेजों की मदद से बंगाल का पहला नवाब कौन बना था तो आपको याद रखना है, अंग्रेजों की मदद से बंगाल का प्रथम नवाब बना था आपका मीर जाफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट। अंग्रेज यहाँ पर किसकी भूमिका में आ गए, देखिए अंग्रेजों ने अब यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में अभी आ गए। अब भारत राजनीति में ये उथल पुथल किस तरह कर रहे हैं, अब ये राजा बनाने लगे, कोई राजा को हराकर धोखे से, और वहां पर एक नई सत्ता को स्टेब्लिश किया। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने यहाँ पर लागू कर दी, ये भी बात हमें याद रखनी है। और किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। अब देखो मीर कासिम, इसके बाद अगली सत्ता मीर जाफर के बाद किसके पास पहुंचती है तो मीर कासिम के बाद। मीर कासिम बहुत अच्छे से जानता था अंग्रेज धोखेबाज हैं, ये हमें भी किसी ना किसी तरह से फंसाएंगे, इसीलिए बड़ा ही चालाकी से मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी चेंज कर देता है मुंगेर, और अंग्रेजों से संपर्क नहीं करता है। तो अंग्रेज जान जाते हैं कि इस व्यक्ति से अच्छा तो वो मीर जाफर था, इसलिए मीर कासिम को हटाकर ये पुनः सत्ता किसको दे देते हैं, मीर जाफर को दे देते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक। और आप समझिए 22 अक्टूबर 1764 को एक बड़ा युद्ध होता है जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और ये जगह बक्सर का युद्ध कहाँ होता है तो बिहार में होता है, ये याद रखना है। बिहार में कौन सा युद्ध हुआ था तो बक्सर का, और कब हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ था, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हेक्टर मुनरो। अब इस युद्ध की, बक्सर के युद्ध में कौन अंग्रेज था जिसने इस युद्ध को मतलब जीत में बदला था तो हेक्टर मुनरो। और देखिए दूसरी तरफ क्या थी, तीन शक्तियां थी, मीर जाफर थे भाई, शुजाउद्दौला थे और आपके शाह आलम सेकंड थे। ये तीन वो लोग थे जिन्होंने युद्ध किया बक्सर के युद्ध में, लेकिन बक्सर के युद्ध में इन्हें सफलता नहीं मिली और अंग्रेजों की विजय होती है। तो हेक्टर मुनरो, और तीन नाम याद रखे, मीर जाफर, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, ये तीन वो शक्तियां थी। मीर जाफर बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकंड ये मुगल सम्राट थे। आप ये अच्छे से याद रखना, शाह आलम सेकंड कौन थे तो मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध यानी लखनऊ क्षेत्र में राजा थे, मीर जाफर ये बंगाल के नवाब थे। ये तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ते हैं बक्सर का युद्ध, और ये आपका 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध में हार हासिल होती है। किसको तो इन अंग्रेज यहाँ पर क्या होते हैं, विजित होते हैं। इसके बाद एक संधि होती है जिसको बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। कई बार प्रश्न यहाँ से बना है, ये संधि कब हुई थी
तो 1765 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1765 में कौन सी संधि हुई थी? तो आपको याद रखना है इलाहाबाद की संधि। किसके मध्य हुई थी? शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के मध्य। आइए आगे बात करते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इस युद्ध के बाद ये तीनों जगह किस दीवानी किसके हाथ चली जाती है? तो अंग्रेज, यानी बक्सर के युद्ध बाद ये तीन प्रमुख जो राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसको हथिया लेता है कौन? तो याद रखना, अंग्रेज हथिया लेते हैं। शाह आलम सेकंड को पेंशनर बनाकर, शाह आलम सेकंड जानते हो मुगल सम्राट थे, और उनको पेंशनर अपना बनाकर महल में इसको कैद कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन, आप जानिए। शाह आलम सेकंड को पेंशनर बनाकर ये महल में कैद कर देते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रभुसत्ता पूरे भारत में लगभग धीरे धीरे स्थापित होने लगती है। और इसके बाद आप जानते हो 1857 की क्रांति आगे जब होगी, तब भारत में काफी तेजी से अंग्रेज विस्तारित होंगे। और अंतिम नवाब इस समय इसके बाद कौन बनता है? निजामुद्दौला। तो इस तरह से हमने ये जाना कि जो नए राज्यों के उदय में बंगाल की बात करते हैं, बंगाल की सत्ता में क्या उथल पुथल रही, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और किस तरह से अंग्रेजों ने आपकी इलाहाबाद की संधि की, और प्रमुख युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कैसे कैसे हुआ, किनके बीच हुआ, और जो नवाब आए उन्होंने क्या क्या काम किए। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा हम मानते हैं, आई होप। तो कह सकते हैं हमारे वीडियो जो आपका लर्निंग विल चैनल है, इस पर आप जुड़े रहिए सभी साथी, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही नए वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों।